नमस्कार मित्रों, जय हिंद। क्या ईरान की जिहादी मानसिकता कराएगी विश्व युद्ध? मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम का ये जो खेमेबंदी, इसका सच क्या है? जिस तरह से ईरान मुस्लिम देशों को एकजुट करने में लगा हुआ है, अगर गैर मुस्लिम देश पोलराइज हो गए फिर क्या होगा? और इजराइल, ईरान और लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीनी, गाजा पट्टी, ये सबकी जो खबरें चल रही है, ये तो लगातार चल रही, इसमें अपडेट हो रहा है। और जितने भी हिजबुल्लाह नए कमांडर अपॉइंट कर रहा है, उनकी लाइफ ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 दिन ही है। वैसे तो दूसरे तीसरे दिन ही उनको टपका दे रहा है इजराइल। अब स्थिति ये बन रही है कि कमांडर इन चीफ बनने के लिए हिजबुल्लाह में कोई तैयार नहीं हो रहा है। ये भी खबरें छन के आ रही हैं। लेकिन आज थोड़ा सा कुछ और भी बात करेंगे इजराइल से जुड़ी हुई। आपने देखा हमास के विरुद्ध शुरू हुआ जो युद्ध है, वो इजराइल की पलटवार से खतरनाक स्थिति लेता जा रहा है। और हमास के समर्थन में पहले लेबनान आया, लेबनान का जो हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है वो आया, और हिजबुल्लाह के समर्थन में फिर ईरान आया। हालांकि इसकी चाबी ईरान के पास थी, चाहे हमास का मामला हो, चाहे हिजबुल्लाह का मामला हो, चाहे हूती उग्रवादी जो है यमन में, वो सब चाबी उसी के पास है, ईरान के पास है। फिलिस्तीनी के हक के नाम पर आतंकवादियों का सबसे बड़ा पैरोकार बन गया है ईरान। जिहाद का आह्वान कर रहा है। इजराइल पर सीधे बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया उसने, और ये हमला करके वो जिहाद और आतंकवाद की रेस में सबसे आगे निकल गया है। क्योंकि ये जो आतंकवादी और जिहादी मानसिकता के देश हैं, ये किसी न किसी प्रकार से गैर इस्लामिक देशों को टारगेट करके अपनी पोजीशन स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं, अपनों के बीच, अपने समाज के बीच। ये यहां दिखता है ईरान के साथ। पाकिस्तान, कतर, टर्की, इन सब को पीछे छोड़ दिया है ईरान ने कि नहीं, हम हैं सरदार, हम हैं। रातों रात इस्लामी उम्मा का सरदार बन गया है बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ करके। खेमनेई साहब जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, वो इजराइल पर इस हमले का वो जस्टिफाई कर रहे हैं, इसको जायज ठहरा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो हम फिर हमला करेंगे। और यही नहीं, खेमनेई साहब इसे धर्म युद्ध बता रहे हैं, इस्लामिक जिहाद बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समय आ गया है, सभी इस्लामिक देश, इस्लामिक समाज, सभी मुस्लिम एकजुट हो जाएं, और जहां भी मुस्लिम समाज है वो सब हथियार उठाने की वो अपील कर रहे हैं। यानी सीधे सीधे दुनिया को एक महायुद्ध, विश्व युद्ध के रास्ते पर ले जाने की कोशिश ईरान के द्वारा हो रही है। अमेरिका लेबनान और सीरिया से, जैसे मैंने कल भी बताया था वीडियो में, अपने नागरिकों को निकालने में लगा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि एक बार अगर पलटवार करना शुरू कर दिया तो उसे अपने लोगों को बचा पाना, वहां से निकाल पाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, और उसके लोगों को ये आतंकवादी ढाल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इनका कोई धर्म तो है नहीं, और ये अधर्म के, विधर्म के सारे सीमाएं तोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं, और निश्चित रूप से विदेशी नागरिकों का भी ये उपयोग करते हैं। बाइडेन सरकार से अगर कोई भी चूक होगी, मैं बार बार ये कह रहा हूं, अमेरिका में चुनाव हो रहा है आने वाले समय में, उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप बहुत आक्रामक हैं। कल भी हमने बताया था कि वो सीधे सीधे ईरान पर टारगेट कर रहे हैं और इजराइल से कह रहे हैं कि इसके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं
उसको बर्बाद करो, खत्म करो, उस पर हमला करो, उकसा रहे हैं इजराइल को। लेकिन यहां पर एक सवाल आ रहा है, कुछ ऐसी सूचनाएं आ रही हैं जो सवाल पैदा कर रहे हैं, क्या नाटो में सब कुछ ठीक ठाक है? नेटो ऑर्गेनाइजेशन के अन्य मेंबर देश इस मामले में कहां खड़े हैं? क्या जो बाइडेन अपने सहयोगियों को, नेटो देशों को जोड़ पाने में, एकजुट करने में फेल तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के एक बयान आया है, उस पर नेतन्याहू जी भड़क गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने इजराइल को हथियार देने पर प्रतिबंध लगाने की बात कह दी और इस पर इजराइल आग बबूला हो गया। जिसे इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए वो कह रहा है प्रतिबंध, और फ्रांस कह रहा है, तो इसका मतलब नेटो में सब कुछ ठीक नहीं, क्योंकि फ्रांस नेटो के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है अमेरिका के बाद। नेतन्याहू ने इसे बहुत शर्मनाक बयान बताया और कहा कि फ्रांस मदद नहीं करता तो मत करे, हम फ्रांस की मदद के बिना भी युद्ध लड़ सकते हैं। नेतन्याहू ने एक अपील की है, कहा है कि सभ्य देशों को इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। शनिवार को एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि भाई ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो साहब कह रहे हैं वो शर्मनाक बात है और आतंक की धुरी एक साथ खड़ी है, एक साथ लेबनान हो, सीरिया हो, कतर हो, ईरान हो, यमन हो, तमाम उग्रवादी, पाकिस्तान हो, टर्की हो, जितने भी उग्रवाद का समर्थन करने वाला, आतंकवाद, जिहाद का समर्थन करने वाले देश है, ये सब एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो देश कथित रूप से इन आतंकवादी धुरी का विरोध करते हैं, आतंकवाद का विरोध करते हैं, वह देश हथियार प्रतिबंध करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल को हथियार नहीं देना चाहिए। इसमें बहुत तीव्रता के साथ, बहुत क्रोध के साथ जवाब दिया है मैक्रो साहब को, और यह भी बताया है कि उन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ईरान कितने मोर्चे पर लड़ रहा है। नेतन्याहू ने कहा हम 7 मोर्चे पर लड़ रहे हैं एक साथ, 7 फ्रंट हमारे खुले हुए हैं, एक गाजा में खुला हुआ है, हम हमास से लड़ रहे हैं जो 7 अक्टूबर को हमारे लोगों के ऊपर धावा बोल करके हत्याएं किया, रेप किया, उनके सिर कलम किया, उनको जला दिया, उनके साथ अमानवीय व्यवहारों की सारी सीमाएं तोड़ दी। हम उन जाहिलों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ रहे हैं, यमन में हुतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, सीरिया और इराक में शिया मिलिशिया के साथ हम युद्ध लड़ रहे हैं, अपने ही देश के पड़ोस में जूडिया, सामरिया जैसे क्षेत्रों में भी, वेस्ट बैंक के क्षेत्र में भी हम आतंकवादियों से लड़ रहे हैं और ईरान से भी लड़ रहे हैं, जिसने अभी हाल ही में 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें हमारे देश पर छोड़ा है और खुल करके उसने हमले का ऐलान किया है। ये बड़ा गंभीर सवाल किया है फ्रांस और नेटो देशों के ऊपर नेतन्याहू साहब ने। हालांकि इस तीव्र प्रतिक्रिया के बाद मैक्रो साहब ने तुरंत सफाई पेश की है, वो भी खबरें आई है, और वो कहा है कि देखिए हम इजराइल के साथ हैं, पहले भी थे, हम मदद करेंगे, इजराइल की मदद की जाएगी। और उन्होंने कहा है कि उनके मैक्रो साहब के ऑफिस से जो उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट आए हैं उसमें भी कहा गया है कि फ्रांस इजराइल का पक्का दोस्त रहा है और हम फ्रांस के साथ हैं। और अभी पिछले दिनों जब ईरान ने मिसाइल हमला किया था उस दौरान भी हमने अपनी सेना को तुरंत लामबंद किया था, अपनी सेना को अलर्ट मोड में डाला था और हम पूरी तरह से तैयार हैं मदद करने के लिए। यह सफाई में फ्रांस की ओर से कहा गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल से भी कुछ खबरें छपी थी, उसमें मैक्रो साहब ने उसमें बताया गया है कि इस बात पर जोर दिया है कि वो इजराइल का समर्थन करता है, इजराइल की सुरक्षा की चिंताओं को समझता है, उनकी सुरक्षाओं का भी समर्थन करता है, हम इजराइल के साथ हैं। और मैक्रो ने यह भी कहा है कि तनाव रुकना चाहिए, युद्ध बंद होना चाहिए, हमें कूटनीतिक समाधान के इसके प्रयास करने चाहिए। और अपने वीडियो संदेश में उन्होंने गाजा के साथ साथ लेबनान में भी तत्काल युद्ध विराम करने की आह्वान भी किया है, अपील भी किया है। मैक्रो साहब की ओर से ये आया है। थोड़ा विश्लेषण करते हैं। देखिए मैक्रो उस देश की पैरवी कर रहे हैं, फ्रांस उस देश की पैरवी कर रहा है
जिस देश के मौलाना ने ही धमकी दिया था जिहाद के जरिए फ्रांस को हम इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, ये उसी देश की पैरवी कर रहे हैं। फिलिस्तीनी का ही मौलाना था अबू तकी अलदारी। अबू तकी अलदारी ने 12 मार्च 2019 को वीडियो जारी करके यह कहा था कि हम जिहाद कर रहे हैं और जिहाद के द्वारा धर्म परिवर्तन करेंगे और धर्म परिवर्तन के द्वारा हम 2050 तक फ्रांस में बसे मुसलमानों को, फ्रेंच नागरिकों की जो संख्या है उसको आगे ले जाएंगे। यानी फ्रेंच जो सिविलाइजेशन है उससे ज्यादा पॉपुलेशन जो है हो जाएगी हमारे मुसलमान भाइयों को। हम ये काम कर रहे हैं और करेंगे, और अल्लाह के जरिए हम पश्चिमी देशों के लोगों तक इस्लाम को लेकर के जाएंगे, आगे उनको इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। ये उस मौलाना ने कहा, फिलिस्तीनी का मौलाना है, और यह कह रहे युद्ध बंद कर दीजिए। फ्रांस में करीब 5 मिलियन मुसलमान रहते हैं और जो फ्रांस की आबादी का अभी 7% है और ये लगातार बढ़ रही है। 2023 में फ्रांस में जो दंगा हुआ था उसमें लगभग आधे फ्रांस को जला दिया गया, आधे फ्रांस को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया गया था। भूल गए मैक्रो साहब खुद तो लड़ नहीं सकते और जो लड़ रहा है उसकी मदद के लिए खड़े नहीं है। फ्रांस में कट्टरपंथ इतनी तेजी से फैल रहा है कि मुस्लिम पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है कट्टरवाद फैल रहा है। मैक्रो साहब अपना घर दुरुस्त करिए, आप दूसरे को पचड़े मत पड़िए, आपके बस का नहीं है। मैं समझता हूं आप जैसे लोगों का बस के नहीं लड़ाई लड़ना। जो अपना घर नहीं देख सकता वो दूसरों को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है उसको। यूरोप में बहुत सारे देशों में, फ्रांस की बात नहीं है, बहुत सारे देशों में जनसांख्यिकीय असंतुलन तेजी से बढ़ रहा है। चाहे इंग्लैंड की बात करें, जर्मनी की बात करें, इटली की बात करें, सभी राष्ट्रों में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। और सबसे बुरा हाल तो इंग्लैंड का है, ब्रिटेन का है। लंदन का मेयर हमेशा पिछले कई वर्षों से केवल मुस्लिम होता है और वहां बाकायदा शरिया अदालतें चल रही है। यह समझना चाहिए यूरोपीय देशों को। उस एरिया में किसी भी मूल निवासी को भी जाने में डर लगता है। वो अंग्रेज जो पूरी दुनिया में राज करते थे, अपने देश के उन क्षेत्रों में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है उनको जाने में डर लगने लगा। ये स्थिति ब्रिटेन की है, फ्रांस की है, जर्मनी और इटली की होती जा रही है। क्या ईरानी जिहाद की जो अपील है जो खेमनेई साहब कर रहे हैं उसका मुस्लिम देशों पर क्या असर होगा, क्या असर हो रहा है, इसको भी समझने की जरूरत है। देखिए अरब देशों में उम्मा सरदार और खलीफा बनने की होड़ मची हुई है। यह पिछले कई वर्षों से चल रहा है। हर कोई खलीफा बनना चाहता है। कोई छोटे मियां तो कोई कहता हम बड़े मियां हैं। ये छोटे मियां बड़े मियां का खेल चल रहा है। और चाहे सऊदी अरब हो, तुर्की हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए हर कोई आमादा है। पाकिस्तान कहता हमारे पास न्यूक्लियर बम है, पाव पाव के बम है, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में हम ही एक हैं जो बम, इसलिए हमें नेता बनना चाहिए। टर्की कहता हम तो श्रेष्ठ, हम तुर्क हैं इसलिए हमको नेता बनना चाहिए। ईरान कहता भाई हम तो सबसे आगे, हमारी सैन्य ताकत ज्यादा है। और अरबिया वाले कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो अल्लाह ताला आए थे, शुरुआत यही तो हुई थी, तो हम तो श्रेष्ठ रहेंगे ही। अब इनमें कौन नेता बने, इसको लेकर के बड़ा जंग चल रहा है और सबको मुस्लिम समाज का उम्मा बनना है, सरदार बनना है। इसी के चक्कर में शायद जल्दबाजी में ईरान ने इजराइल पर हमला बोल दिया, मिसाइल अटैक कर दिया, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग कर दिया और मुस्लिम देशों को एकजुट करने का अपील कर रहा है ताकि पूरी दुनिया के मुस्लिम समाज में ये मैसेज जाए कि देखिए हम करना बहुत कुछ चाहते हैं समाज के लिए, लेकिन ये लोग तो हमारा साथ दे नहीं रहे। हथियार उठाने की बात करना मैं समझता हूं एक गंभीर विषय है। पूरे दुनिया को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर मामला मिडिल ईस्ट में है तो दुनिया से क्या लेना देना, अगर मामला इजराइल और ईरान के बीच में है तो दूसरे राष्ट्रों से क्या लेना देना। लेकिन यहां पर इसको वर्ल्ड वाइड करने की कोशिश हो रही है, इसको एक वैश्विक समस्या बताई जा रही है। अगर इसी प्रकार से नॉन मुस्लिम देश से एकजुट हो गए तब क्या होगा, ये खेमनेई से भी सवाल करना चाहिए। अगर नॉन मुस्लिम देशों ने भी पोलराइजेशन कर लिया तब क्या होगा, फिर आप कहां जाएंगे। फिर तो अरब देशों में, फिर ये सारे खाड़ी देशों में, सारे मिडिल ईस्ट में भूचाल आ जाएगा। डायलॉग मारते हैं
तेल देना बंद कर देंगे। बड़ा पुराना डायलॉग है मिडिल ईस्ट का, तेल देना बंद कर देंगे। इनको लगता है कि तेल से दुनिया चल रही है, दुनिया जी रही, दुनिया सरवाइव कर रही। अरे भाई, तुम्हारे यहां तेल के अलावा होता क्या है? तुम बिना दुनिया के कैसे जी सकते हो? तेल का विकल्प बहुत है, बहुत सारे देशों में तेल है, मिडिल ईस्ट के बाहर भी बहुत सारा तेल है, और लोग अपना साधन, अपना विकल्प ढूंढ लेंगे। लेकिन बिना दूसरे देशों की मदद के आप लोग कैसे जिंदा रहेंगे, इस पर भी विचार करना चाहिए। फिलहाल ईरान को कोई नेता मानने को तैयार नहीं। मिडिल ईस्ट में सब समझदार लोग हैं, बहुत सारे देश हैं, इनकी जो दादागिरी है, इनकी जो आतंकवाद समर्थन की नीति है, इनको जो उम्मा बनने का शौक चढ़ा है, उसको सब समझ रहे हैं, इसलिए कोई इनके साथ तैयार नहीं है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि बैठे बैठे बर्रिया के छत्ते में उंगली डाल दिया इन्होंने, परिणाम उसका बहुत भयानक होगा। ये सबको जानने की जरूरत है। इजराइल बहुत धैर्य से, बुद्धिमानी से काम करता रहा है, उसकी ये कार्यशैली रही है, वो पूरी तैयारी, पूरी योजना के साथ पलटवार करता है, और जब भी पलटवार करेगा बहुत दिन, बहुत समय नहीं लगने वाला है, अपूर्णीय क्षति होगी ईरान को। उस जीवन भर उसको याद रखने वाला घाव देगा इजराइल, और यह बहुत जल्द लोगों के सामने आने की संभावना है। इसी के साथ मैं आज का ये एपिसोड खत्म करता हूं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और हम सबका सहयोग करें, हमारी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।